हेलो वेलकम इन एक स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे मैथ्स क्लास 10th की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 है इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 का सॉल्यूशन। जब मैं 3.1 बोल रहा हूं तो मैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक बोल रहा हूं, जो मतलब नई वाली किताब आपकी आई है अपडेट होकर एनसीईआरटी जो आई है उसमें जो 3.1 है उसके क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले की वीडियोज़ के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे बोला गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, अगर मैं आपको फिगर से समझाऊं, ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है यहाँ पर, इसका जो हाफ पेरीमीटर है यानी कि पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 वो है 36 मीटर, और जो इसकी लेंथ है वो इसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। मतलब अगर इसकी लेंथ को मैं x मीटर बोलूँ और इसकी विड्थ को y बोलूँ तो जो x है वो y से 4 ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको करके दिखाऊँ, एक बात और याद रखना है, फिगर बनानी जरूरी नहीं है, फिगर मैंने समझाने के लिए बस बनाई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको करके दिखाऊँ तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू x मीटर, यानी जो लेंथ है वो मैंने x मीटर मान ली, एंड विड्थ इज इक्वल टू y मीटर। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के हिसाब से यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। लेंथ कितनी है x, विड्थ कितनी है y, तो जो लेंथ होगी वो बराबर होगी y के 4 ज़्यादा से। ठीक है, लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। इसी तरह से एक और चीज हमें बताई गई है हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर का क्या मतलब होगा, पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, यानी पेरीमीटर का जो हाफ है वो है 36 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पेरीमीटर पता है क्योंकि रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ या विड्थ। तो लेंथ यहाँ पे x है, विड्थ यहाँ पे y है। ठीक है, अब ये हो गया पेरीमीटर, क्योंकि हमें हाफ लेना है तो नीचे 2 रहेगा, बराबर कितना है 36। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई बराबर आ गया 36। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में अपने पास x की वैल्यू है, यही x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा पुट x बराबर y प्लस 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं x की जगह, ठीक है, x की जगह y प्लस 4 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x जहाँ पे है इसकी जगह मैंने लिख दिया y प्लस 4, प्लस में है y, ये y प्लस 4 इसकी जगह आया है और ये प्लस y तो पहले से था। ठीक है, बराबर कितना है 36। इसके बाद क्या, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, ये 4 जाएगा माइनस में, 36 माइनस 4 यानी 32 बचेगा। तो y की वैल्यू 32 डिवाइड बाई 2 यानी 16 हो जाएगी। y कितना आ गया 16, x कितना होगा, x बराबर क्या है y प्लस 4, तो x बराबर अगर y प्लस 4 है यानी से 4 ज़्यादा है, y की वैल्यू 16 है, 16 प्लस 4 करोगे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो हमने जो लेंथ थी उसको एज्यूम किया था x मीटर, x की वैल्यू आई है 20 यानी लेंथ है 20 मीटर, और जो विड्थ थी उसको हमने एज्यूम किया था y मीटर, y की वैल्यू आई है 16 यानी जो विड्थ होगी वो 16 मीटर्स होगी। ठीक है, 16 मीटर। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब देखो जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, मतलब हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2 वेरिएबल में, हमसे बोला गया राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। क्या मतलब हुआ इनका, इनका मतलब है कि अपने को एक लाइन तो देखो गिवन है, ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये मैंने बोल दिया
कि ये है गिवन लाइन। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले फर्स्ट केस की, फिर सेकंड और थर्ड की बात करेंगे। फर्स्ट केस में मुझे यहां पर, ठीक है, यहां पर एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है कि जो लाइन की इक्वेशन में लिखूंगा ये वाली और जो गिवन है ये वाली, इनका पेयर आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि अगर अपने पास, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक लाइन हो और दूसरी लाइन हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं आए b1 बाई b2 के, तब लाइन जो होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि एक इक्वेशन तो मुझे दी गई है, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा। मान लो मैंने इस 2 का 2 टाइम्स लिख दिया 4x, 2x का डबल लिख दिया 4x, तो इसका रेशो आएगा 1/2 a1 बाई a2 का। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का डबल मत लिखना, उसके अलावा कुछ भी लिख दो। जैसे मान लो मैंने 5y लिख दिया, ठीक है, इधर कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। इसको बोल दो चलो लाइन 2। तो यहाँ पे अब आप देखोगे 2/4, हम बोलेंगे 2/4 यानी a1 बाई a2 बराबर नहीं आ रहा 3/5 के, क्योंकि ये इसका डबल था, तो ये डबल होता तभी तो रेशो बराबर आता। मैंने जानबूझ के डबल लिखा ही नहीं ताकि ये दोनों बराबर ना आए। अब क्योंकि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है गिवन लाइन, गिवन लाइन किसको बोल रहा हूँ, जो दी गई है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि जो भी टीचर चेक करेगा इस क्वेश्चन को उसे पता लग जाए कि गिवन लाइन किसको बोला है। गिवन लाइन एंड लाइन 2 आर इंटरसेक्टिंग। समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूं सेकंड केस की, देखो सेकंड केस में आ जाओ। सेकंड केस में क्या, लाइन पैरेलल हो जाए, किसके, जो गिवन लाइन है इसके, हमेशा इसके करना है। ठीक है, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 बाई a2 बराबर हो जाए b1 बाई b2 के, लेकिन ये बराबर ना हो c1 बाई c2 के, ये कंडीशन लगानी है हमें। मतलब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि पहले दोनों रेशो बराबर रहे, फिर बराबर ना आए। तो मैं क्या करूंगा, चलो कुछ भी कर लो, 2 टाइम 3 टाइम, मान लो मैंने इस 2x का 2 टाइम्स यानी कि यहाँ पे लिख दिया 4x, तो 3y का 2 टाइम्स लिख दिया मैंने 6y। अब देखो ये 2/4 बराबर आ रहा है 3/6 के, 1/2 1/2, लेकिन अगला बराबर ना है, यहाँ पे -8 है, तो -16 के अलावा कुछ भी लिख दो। मान लो मैंने +3 लिख दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका 2/4, ठीक है, बराबर है 3/6, वो बराबर नहीं है इसके, मतलब ये लाइनें पैरेलल हो गई। इसको हम लिख के कैसे दिखाएंगे, इसको चलो मैं नाम दे देता हूँ लाइन 3। हम यहाँ पे लिखेंगे 2/4 बराबर है, उसका क्या था 3 डिवाइड बाई इसका क्या है 6, बराबर नहीं है, उसमें -8 है, इसमें 3 आ गया। देखो ना, ये 1/2 हो जाएगा कट के, ये 1/2 हो जाएगा, ये थोड़ी होगा। तो यहाँ पर क्योंकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, इसका मतलब गिवन लाइन इज पैरेलल टू लाइन 2, लाइन 3। ठीक है, इस लाइन को मैंने क्या नाम दिया, लाइन 3। ठीक है, तो ये हो गया। हालांकि उन्हें सिर्फ इक्वेशन से ही मतलब है, इतना एक्सप्लेन नहीं करना है आपको। ठीक है, तीसरे की बात करें तो तीसरे में क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। तो यार इसका डबल 4x, इसका डबल 6, इसका डबल -16 लिख दो। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 4x प्लस 6x, 8 का डबल हो गया 16, माइनस लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या आप लिख सकते हो चाहो तो, यहाँ पर सब कुछ बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये लाइन और वो लाइन कैसी लाइन हो जाएंगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है हमें एक ग्राफ बनाने को। किसका ग्राफ बनाना है, एक लीनियर इक्वेशन ये दी गई है, एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पर है। ठीक है, ये दो जो लाइंस है इनका हमें ग्राफ बनाना है। उसके बाद बोला गया है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। मतलब इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से जो एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं और ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी करना है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई, सबसे पहले जो हमें लाइन दी गई है वो क्या है, x - y + 1 = 0। इसको मैंने बोल दिया लाइन 1।
ठीक है। दूसरी क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ग्राफ बनाना आपको आता होगा, मैं सिखा भी चुका हूँ इससे पहले। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और हर एक लाइन के कम से कम 2 सॉल्यूशन, आप चाहो 3 भी निकाल सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट कम से कम 2 तो रहने चाहिए। ठीक है। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ से किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रहने दो, बाकी सब उधर शिफ्ट कर दो। माइनस वाई उधर गया, प्लस वाई, प्लस 1 उधर गया, माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ पे आप x की अलग अलग वैल्यू रखोगे, या अब यहाँ पे आप, ठीक है, इस तरफ जो y है इसकी अलग अलग वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, यहाँ पे पुट करते जाओ। ठीक है। तो जैसे मैंने समझो y की जगह अगर मान लो 0 रख दिया होगा, अगर मैं y की जगह 0 रख दूँ तो 0 माइनस 1 क्या रहेगा, माइनस 1, यानी x की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है। अगर मैं y की जगह कुछ और रख दूँ, चलो ठीक है, मान लो y की जगह 2 रख दो, 3 रख दो, आपकी मर्जी है। मान लो मैं 3 रख दूँ y की जगह, तो 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है। आप इसको करके भी दिखा सकते हो चाहो तो। ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, पुट y बराबर 0। ठीक है। या फिर वैन y बराबर 0, जब y बराबर 0 है तो x बराबर कितना, 0 रखोगे तो यानी -1 आया। ठीक है। इसी तरह से आप लिख सकते हो, अगर आपको करके दिखाना है, वैन यहाँ पे क्या रखा, y बराबर 3, वैन y इज इक्वल टू 3, जब y 3 आएगा तो यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी x कितना 2 आएगा, तो इसीलिए x की 2 लिखा है। तो ये 2 सॉल्यूशन हो गए। इसी तरह से यहाँ पर, तो पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सब कुछ उधर शिफ्ट करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर क्या है, -12 उधर गया, +12, प्लस 2 आई गया, -1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 2i डिवाइड बाई 3। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए अपने को, यहाँ x यहाँ y। ठीक है। अब देखो यार, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे रख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। मान लो मैंने y 0 रखा, ठीक है, मैंने लिखा वैन y इज इक्वल टू 0, तब x क्या हो जाएगा, देखो y को आप 0 रखोगे, 2 इंटू 0 0 हो गया, 12 माइनस 0 12 डिवाइड बाई 3 यानी 4, x की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह से वैन y इज इक्वल टू, ठीक है, 2 रखेंगे तो 8 बचेगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा, आप ऐसा रखो पूरा 3 रख दो, चलो 3 रख दिया। ठीक है। रख तो कुछ भी सकते हैं, बट हम सोचेंगे पॉइंट में हमें ना जाना पड़े। ठीक है, ताकि आसान रहे ग्राफ बनाना। 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 गया, 6 डिवाइड बाई 3 यानी 2। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो x बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर से देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y बराबर जब आप 0 रख रहे हो तो x बराबर 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ नोट कर दो। इसी तरह से वैन y की वैल्यू कुछ भी रख दो, जैसे मैंने मान लो 3 रख दिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 रखोगे y की जगह, यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 2 जा 6 यानी 12 माइनस 6, 6 डिवाइड बाई 3 यानी 2। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 आएगी। तो जब मैंने y को 3 रखा, x की वैल्यू आ गई 2। अब देखो ये पहली लाइन का सॉल्यूशन, ये दूसरी लाइन के, दो सॉल्यूशन मिल गए हैं। अब मैं इनका ग्राफ आराम से बना सकता हूँ। ठीक है। ग्राफ के लिए आप क्या करो, यहाँ पर ग्राफ पेपर पे ऐसे नंबरिंग कर लो, x एक्सिस ये रहा, y एक्सिस ये रहा, 1 2 3 4 इधर इधर। ठीक है। ठीक है। इतना करने के बाद अब पॉइंट देखो कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है -1, 0 यानी x1 y0, फिर है 2 3 यानी -1 0 2 और 3, तो x -1, ठीक है, x -1 और y 0 यानी ये पॉइंट हो गया x -1 y 0, फिर 2 3 x 2 y 3 यानी यहाँ पे कहीं आ जाएगा x 2 y 3। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे मिला दोगे। ठीक, तो ये पहली लाइन हो गई। इसके बाद दूसरी लाइन देखो क्या है, x4 y0 2 3 यानी 4 0 2 3। तो यहाँ पे 4 0 ये रहा, x4 y0, ठीक है, ये 4 0 हो गया, 2 3 देखो यहीं पे है, ठीक है ना, 2 3 यहीं पे है, तो इसको इससे मिला दो। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा वोड़ा हो जा रहा है, बट आप स्केल से करना एकदम सीधी लाइन जाएगी। ठीक है, तो लाइन जो भी है, ठीक है, इनके ऊपर लिखना होता है। तो ये पहली लाइन जो थी वो x - y + 1 थी, तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कहीं x - y + 1 = 0 ये लिख दो। और जो दूसरी लाइन थी वो थी
3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे लिख दो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना था, जो ट्रायंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट लिखने थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप रेड से मत करना, स्कूल में रेड अलाउड नहीं होता, बट यहाँ मैं समझाने के लिए, ठीक है, रेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो कैमरे में ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है किससे किससे, इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो ये हो गया अपना ट्रायंगुलर रीजन। इसे आप शेड कर लेना किसी और कलर से, रेड से मत करना, फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ ए, इस पॉइंट को बोल दे रहा हूँ बी, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको बोल दे रहा हूँ सी। तो यहाँ पे ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट भी लिखने थे। यहाँ पर जो ए है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 2,3, बी जो है उसके कोऑर्डिनेट हो गए -1,0, और जो सी है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,0। तो ये ट्रायंगल है, ये इसके कोऑर्डिनेट है और ये शेडेड रीजन। ठीक, तो इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।